of the administrative officers प्रशासनिक अधिकारियों को विवेक कर सकते मीन्स प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विवेक का प्रयोग भी किया जा सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कौन है? IAS PCS, ठीक, इनके द्वारा वैवेकिक शक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर वैवेकिक शक्ति का प्रयोग किया गया है, अगर सही है, बोधगम्य अंतरक पर आधारित है, तो ऐसी परिस्थिति में वर्गीकरण का युक्तिक प्रकार माना जाएगा। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वैवेकिक शक्ति का प्रयोग किया जाना भी वर्गीकरण का एक प्रकार है। इसमें एक केस आई इंडी केरल एजुकेशन बिल, इंडी केरल एजुकेशन बिल, केरला एजुकेशन बिल। इंडी केरल एजुकेशन बिल के मामले में जो है प्राइवेट संस्थाओं के लिए, प्राइवेट संस्थाओं को अधिकार दिया गया था और प्राइवेट संस्थाओं को तथा जो है उसी के बराबर सरकारी संस्थाओं को भी अधिकार दिया गया था। ठीक, प्राइवेट संस्थाओं था सरकारी, उसी के बराबर सरकारी संस्थाओं को भी अधिकार दिया गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा जो वहां जो अधिकार दिया गया था प्रशासनिक अधिकारियों को, वह वास्तव में अपने शक्ति का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के भले विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, वैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन शक्ति के आधिक्य में कार्य किया, जो उनको शक्ति प्रदान की गई थी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऐसी शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग किया। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्ग विधान का निषेध करता है। लेकिन वैवेकिक शक्ति का उतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए जितना कि संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण न करे। प्राइवेट संस्थाओं को अत्यधिक अधिकार दिया जाना तथा सरकारी संस्थाओं को कम अधिकार दिया जाना, या दोनों को, सरकारी संस्थाओं को ज्यादा अधिकार दिया जा सकता है, प्राइवेट संस्थाओं को कम अधिकार दिया जा सकता है, या दोनों को बराबर अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन कोई अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, जैसे कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो। वहां जो वर्गीकरण किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वहां पर वर्गीकरण मनमाना था, संविधान के उपबंधों के विपरीत था, इसलिए असंवैधानिक था, वर्गीकरण विद्यमान नहीं था। ठीक है, तो दी जाएगी प्रोसीजर ऑफ बेसिस ऑफ दी क्लासिफिकेशन, और हम महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समक्ष बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला है भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना के महत्व को समझाएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना का क्या महत्व है समझाएंगे। प्रस्तावना के महत्व की विवेचना कीजिए, discuss the importance of preamble under the Indian Constitution
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना के महत्व को समझाइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना के महत्व को समझाइए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिख लिए हैं? ठीक है। दूसरा प्रश्न से बनता है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न बनता है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। डिस्कस द salient features of the Constitution of India, of the Constitution of India। ठीक, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तीसरा प्रश्न है, मिटा दें इसका सारे फीचर्स आते कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है भारतीय संविधान की प्रकृति, संघात्मक है या एकात्मक। विवेचना कीजिए। whether the nature of the Indian Constitution is a federal or unitary। डिस्कस। ठीक, विद द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है। ठीक है, आपकी प्रस्तावना ये दोनों प्रश्न में हर साल पूछा जाता है लगभग। विद द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी, लिखिए। चौथा प्रश्न है आपका अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित कीजिए। तथा राज्य शब्द के अंतर्गत
क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। राज शब्द के अंतर्गत क्या 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 आता है, ठीक है। Define the state under Article 12, which comes within the meaning of the state, which comes within the meaning of the states. Meaning of the states, which comes within the meaning of the state, ठीक है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत डिफाइन द स्टेट अंडर आर्टिकल 12, which comes within the meaning of state। कौन कौन सी चीजें राज शब्द की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती है, ठीक है। अगला चले, पांचवा प्रश्न है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वित्त के समक्ष क्षमता, वित्त के समक्ष क्षमता, समक्ष वित्त के समक्ष क्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण की व्याख्या कीजिए। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वित्तीय समक्षमता तथा विधियों के समान संरक्षण की व्याख्या कीजिए। What do you mean by what do you mean by what do you mean by equality before law, equality before law, and equal protection of law, equal protection of law, protection of law under Article 14, under Article 14 discuss what do you mean by equality before law and equal protection of law, discuss, ठीक है। इसी में या तो प्रश्न ये बनेगा या तो दूसरा प्रश्न ये बनता है, अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है और विधान का निषेध करता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्गीकरण की अनुमति देता है, या वर्ग विधान का निषेध करता है, विधान का निषेध करता है, निषेध करता है। विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक
ठीक है। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण का अनुमति देता है, थोड़ा विशेष करता है विवेचना कीजिए। आर्टिकल 14 permits the classification and it prohibits the class legislation. ठीक है। कमेंट ठीक है। आर्टिकल 14 परमिट्स द क्लासिफिकेशन एंड प्रॉहिबिट्स द क्लास लेजिस्लेशन कमेंट। ठीक। अगला प्रश्न रहेगा इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। क्या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। क्या प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। क्या प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। आता है, व्याख्या कीजिए। ठीक। क्या वाक प्रेस की क्षमता वाक की क्षमता के अंतर्गत आता है। इसका इंग्लिश होगा व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन under Article 19(1)(a), whether press comes within the meaning of Article 19, within the meaning of Article 19(1)(a) in 19(1)(a। ठीक है। What do you mean by freedom of speech and expression under Article 19(1)(a? Whether press comes within the meaning of the Article 19(1)(a? अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पान एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक
से क्या समझते हैं? जीवन की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं? समझते हैं नियोजितवादों की सहायता से संक्षेप में उल्लेख कीजिए। नियोजितवादों की सहायता से संक्षेप में उल्लेख कीजिए। संक्षेप में उल्लेख कीजिए। व्हाट डू लिखिए हैं। व्हाट डू इसी का इंग्लिश है। व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अंडर Article 21 decided with the help of cases. ठीक है। What do you mean by the life and personal liberty under Article 12 decided with the help of the cases? ठीक है। नियोजितवादों की सहायता से उल्लेख कीजिए। और अगला है स्वतंत्रता के अधिकार की घोषणा की। स्वतंत्रता का अधिकार से क्या समझते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। डिस्कस दी धार्मिक स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की घोषणा कीजिए। अगला है दिखाए संस्कृत का शिक्षा संबंधी अधिकार की घोषणा कीजिए। संस्कृत का शिक्षा संबंधी अधिकार की घोषणा कीजिए। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार की घोषणा कीजिए। संबंधी अधिकार की घोषणा कीजिए। प्रतिपाठी 2 मिनट और विवेचना कीजिए। डिस्कस दी एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स एजुकेशनल कल्चरल राइट्स। ठीक है, लिख लिए हैं। संस्कृत का शिक्षा संबंधी अधिकार की घोषणा कीजिए। डिस्कस एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। अगला है संबंधित अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार की घोषणा कीजिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की घोषणा कीजिए।
उपचारों के अधिकार की विवेचना कीजिए। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार की विवेचना कीजिए। डिस्कस दी constitutional remedy under Article 32. Discuss the constitutional remedy under Article 32. पढ़ लिखिए, ठीक है। अगला बस अंतिम सवाल है। मूल अधिकारों तथा निर्देशक तथा मौलिक अधिकार में क्या संबंध है? मौलिक अधिकार में संबंधों विवेचना कीजिए। तथा मौलिक अधिकार में संबंधों की विवेचना कीजिए, ठीक है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड राइट ऑफ स्टेट पॉलिसी? व्हाट इज the relation between fundamental rights and directive principle of state policy? Principles of state policy discuss ठीक। what is relationship between the fundamental rights and directive principle of state policy? discuss, ठीक है। जितने प्रश्न हैं इसी से लगभग 10 प्रश्न मिल जाएंगे सब, ठीक है। तो इस तरह से 10 प्रश्न जो लिखाए गए हैं परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट, लगभग सभी प्रश्न आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।